वाली लड़की पार्ट 2। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आज फ्राइडे था, यानी कि हाफ डे। तकरीबन 11 बजे के करीब स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्चों को निकालने के बाद वो और फरवा भी घर के लिए निकली। अपनी गली से कुछ फासले पर पहुंचने पर इश्नार की नज़र यूं ही सामने उठी। एक लम्हे को पलकें बंद हुई, बंद होकर फिर खुली और फिर ठहर गई। ज़ई, इसके मुंह से बेख्तियार निकला। फरवा ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। बिलाशुबा वो ज़ई ही था। सफ़ेद कुर्ते पर काली वॉस्केट पहने, कलाई पर सिल्वर डायल की ब्राउन स्ट्रैप घड़ी पहने, बालों में हाथ फेरता वो ज़ई ही था। इसे देखकर दिलकशी से मुस्कुराया और आई विंक करता गली का मोड़ मुड़ गया। इश्नाल भी धक धक करते दिल के साथ घर के अंदर दाखिल हो गई। रात ज़ई ने फ़ोन पर से बताया था कि वो इसी गली में रहता है। इसका अपना घर तो कोयटा में है, पर यहाँ काम के सिलसिले में आता जाता रहता है। यहाँ वो मामू के पास होता था। नेक्स्ट सीन। दिसंबर के महीने में कराची भी ठंडी हवाओं की लपेट में आ ही जाता है। वो फ्रेश होकर निकली तो ठंडी हवा इसकी नाक से टकराई और छींकों का सिलसिला शुरू हो गया। रिंग करते फ़ोन को उठाकर वो छत पर आ गई। तुम्हारी आवाज़ काँप क्यों नहीं है? ज़ई ने पूछा। आज सर्दी बहुत है ना, मैं आ जाऊँ? इसकी धीमी सी सरगोशी पर इश्नाल लरज़ उठी। जी, इसके मुंह से फ़कत इतना ही निकला था। मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? वो क्यों? तुम्हारी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। ज़ई के लफ्ज़ों ने इश्नाल के लफ्ज़ों का गला घोट दिया था। एक दिल था जो फुल स्पीड में दौड़ रहा था। फिर वो हंसा। डरो मत, नहीं आ रहा। ज़ई, वो चींकी। वो समझ रही थी ज़ई इसे यूं ही तंग कर रहा है। वो फिर हंसा। इसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने इसके आसपास गुलाबों का रस निचोड़ा हो। ईशे, वो इसे ईशे बुलाता तो ऐसे लगता ईशे नाम के हर्फ में किसी ने अफशां भर दी हो। वो अपनी बातों से आहिस्ता आहिस्ता इश्नार के गिर्द मोहब्बत का हाला बनाने लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे इसके दायरे से निकालने लगा था, मगर कोई किसी को इसके दायरे से नहीं निकाल सकता जब तक हमारे अपने कदम दायरे से बाहर से रखने की ख्वाहिश न रखे। मोहब्बत ज़ोर ज़बरदस्ती की कायल नहीं होती। ये अगर होना चाहे तो खुद ब खुद हो जाती है, ना होना चाहे तो किसी के लाख चाहने पर भी नहीं होती। और इश्नाल अब्दुल्ला को ज़ई से मोहब्बत हो गई थी। वो उसकी बातों में आ गई थी। मोहब्बत के सांस ने इसके कान की लू को छुआ था। इसके कानों ने मोहब्बत का ढिरोक निकल लिया था, मगर मैं उसे सुनते हुए जीती हूँ। खबर थी उसको। अपनी आवाज़ की तारें शहर से गिरा दी उसने। वो कोयटा जाने से पहले बता कर गया था, मगर वहाँ जाकर इसने इश्नाल से कोई राब्ता नहीं रखा। इसने ज़ई के नंबर पर 2-3 टेक्स्ट छोड़े जिनका कोई जवाब न आया। वो बंजारा सभी पेचोखम से वाकिफ़ था। तड़पाने का हुनर भी उसे खूब आता था। वो लफ्ज़ों से खेल चुका था, अब वो खामोशी से खेल रहा था। वो शायद इकरार के लिए सीधे लफ्ज़ों का कायल नहीं था, या फिर वो शायद चाहता था कि इकरार का जुर्म भी इश्नाल के सर आए। और जब हम एक गलती कर लेते हैं तो फिर बाकी की गलतियां खुद ब खुद होने लगती हैं। इश्नाल ने अपनी ज़िंदगी की एक और भयानक गलती कर दी थी। वो पूरे पैरों समेत दायरे की हदूद को क्रॉस कर चुकी थी। अच्छी लड़कियां नामहरम से मोहब्बत कर लें तो फिर वो लड़कियां तो रह जाती हैं, मगर अच्छी नहीं। बुरी लड़कियों को अच्छा बनने में सालों लग जाते हैं, मगर अच्छी लड़की को बुरी कहलाने में सिर्फ चंद लम्हे दरकार होते हैं। मोहब्बत ने एक अच्छी लड़की को एक बुरी लड़की में बदल दिया था, और जाने मोहब्बत में वो किस हद तक बुरी बनने जा रही थी। मोहब्बत में सबसे पहले हमारी अना का जनाजा निकलता है। इश्नाल ने मोहब्बत के इकरार में पहल कर दी थी। इसने सोचा नहीं था, मगर इससे हो गया था, और मोहब्बत बेबस कर देती है।
एक हफ्ते के इंतज़ार के बाद ज़ई ने राब्ता बहाल किया। मुझे मिस क्या था? ज़ई का अपनापन इसे ले डूबा था। लफ्ज़ों की जगह आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, किया था। पूछा गया कितना? वो मोहब्बत का बोझ अकेले नहीं संभाल सकती थी, सो खुद को कह जाने दिया, बहुत सारा। और इसकी आवाज़ में नमी महसूस कर चुका था वो। इशे, मोहब्बत का मध्यम साज जिसे मरहम कहते हैं, जब सुर बिखेरता है तो दिल के सारे पुर्जे रक्स करने लगते हैं। मोहब्बत सीधी सादी नहीं होती, इसके बहुत सारे साज होते हैं। पता है, हमें जब मोहब्बत होने लगती है तो ये दिल के अंदर पहला ज़ख्म छोड़ती है। इस ज़ख्म पर जब मोहब्बत की ज़रबें लगती हैं तो साज़े मरहम अपना काम दिखाता है। यीशु, मरहम ने दिल के लगे मोहब्बत के ताज़ा ज़ख्म को छुआ। जो कहना चाहती हो कह दो। मरहम ने अब मोहब्बत के ज़ख्म को चाट लिया था। सही, इस तरह मत क्या करो मेरे साथ। वो मुस्कुराया कि इकरार का वक्त हुआ चाहता था। सॉरी ना। पहले वो हकलाई, मगर फिर कह गई जो शायद इसे नहीं कहना चाहिए था। औरत को इजहार में पहल नहीं करनी चाहिए। आई लव यू सही। वो पहली लड़की थी शायद जो मोहब्बत का इकरार करके रोई थी, फूट फूट के रोई थी। पंचायत की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। आई लव यू टू इशे। मोहब्बत के साथ ऑक्टोपस ने इसे जकड़ लिया था और बंजारा हमेशा की तरह इस बार भी फातेह ठहरा। इसके काफिले से गुजरने वाली कोई लड़की बंजारे पर दिल ना हारे, मुमकिन ही नहीं था। नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। आई प्रॉमिस मेरी जान, आइंदा से ख्याल रखूँगा। इसका मेरी जान कहना इशनाल की सांसें रोक गया। पता है, मैं सोच रहा हूँ रोते हुए तुम कैसी लगती होगी। सच्ची सच्ची बताना। नाक से नोज़ी निकलती है इशे। अख सही। इसे उपकाई आई। वो हंसने लगा। वो उसके आंसू चुनने लगा था, मगर ये तो ते है जो हाथ आंसू चुनते हैं, वही हाथ फिर आपकी आंखों में आंसू लाने का सबब भी बनते हैं। इसने दिल ज़ई को दे दिया था या फिर दिल में ज़ई को रख दिया था। इसके दिल में तो खुदा रहता था, और जब किसी दिल में कोई गैर आने लगे तो खुदा इस दिल से निकल जाता है, और जिस दिल से खुदा निकल जाता है वहाँ बेसुकूनी के डेरे अपना आस्ताना बना लेते हैं। नेक्स्ट सीन। अशिया की शादी दिसंबर में तय पाई थी। 7 दिसंबर को अशिया की बारात के साथ वो एबटाबाद आई थी। इन दिनों ज़ई कोयटा गया हुआ था। वो कोयटा में जाकर राब्ते मुख्तसर कर लेता था। इसके पास मजबूरी नाम की एक लंबी लिस्ट होती थी। इशनाल इसकी मजबूरियों के आगे बेबस थी। वलीमे के बाद इन्हें वापस कराची जाना था, तो एबटाबाद घूमने की गर्ज से वो अपनी कज़न्स के साथ शाम 5 बजे के करीब घर से निकली। नेक्स्ट सीन। मरी से वापसी पर वो चारों दोस्त कुछ देर एबटाबाद के मकाम पर ठहरे। इनमें से 3 सेल्फीज लेने के लिए इधर उधर हो गए, जबकि वो जीप के लेफ्ट डोर से पुश्त लगाकर खड़ा हो गया। आंखें बंद किए खुशगवार हवा में सांस लेने लगा। थोड़ी देर में इसे करीब से किसी के कदमों का गुमान गुजरा। आंखें खोलकर इसने सड़क की सिद्ध में देखा। सामने से कुछ लड़कियां आ रही थीं। वो गिनती में 5 थीं, जिनमें से 4 सीधा चलती हुई आ रही थीं, जबकि मैरून शाल वाली लड़की उल्टे पीछे की तरफ चल रही थी। वो इसकी तरफ पीठ दिए चल रही थी। अभी वो यही सोच रहा था कि कैसे बिना लड़खड़ाए कोई पीछे चल सकता है कि उसे मधुर सी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, यार एबटाबाद तो ज़िंदगी है। फिर उस लड़की ने अपने दोनों बाजू फैलाए और गोल गोल घूमने लगी। वो जब इसकी तरफ पलटती तो इसके निकाब वाले चेहरे पर वो उसकी बंद आंखें देखता। वो इस अजीब सी लड़की की अजीब सी हरकत पर मुस्कुरा दिया। ग्लासेस उतार कर वो दिलचस्पी से इसे देखे गया। वो बोली तो इसकी आवाज़ में दुनिया जहाँ की मोहब्बत आ सिमटी थी। मैं सदके में वारी में कुर्बान तुम एबटाबादियों के। इतनी साफ़ सुथरी हवा है, दिल चाहता है एक लंबा सा सांस खींचकर सारी हवा अपने अंदर भर जाऊं। गोल गोल घूमती वो लड़कियों की तरफ बैठी। शायद अब वो आंखें खोल चुकी थी। थोड़ा ते मुँह देखना,
सवाब एक कसमें। वो खिलखिलाई। इसकी हंसी ऐसी थी जैसे बारिश की बूंदें तालाब के पानी से टकराएं। ईशे, मैं दुआ करूंगी तुम्हारी शादी किसी एबटाबादी से हो जाए। किसी लड़की ने शरारत से इसे छेड़ा, जिस पर इसकी हंसी यकलख्त थम गई। वो बोली तो इसके लहजे में खफ की दर आई। शायद इसने गूढ़ी भी पाई थी। अल्लाह ना करे। हाँ, लेकिन मैं इसके साथ एबटाबाद ज़रूर आऊँगी। अब वो शायद मुस्कुराई थी और बाकी लड़कियों ने एक साथ ओए होए की सीटी बजाई। फिर वो सब हंसने लगी थी। सैयद सिकंदर शाह ने वहाँ से जाते हुए दुआ की थी कि उस लड़की के ख्वाब सलामत रहें, मगर ख्वाबों के तावान में अक्सर आँखें बेचना पड़ती हैं। नेक्स्ट सीन। एबटाबाद से वापस आए इन्हें 3 दिन हो चुके थे। इससे ज़ई का कुछ पता नहीं था। एबटाबाद में किए जाने वाले 2-3 मैसेजेस के बाद अब तक इशनाल ने भी इसे कोई टेक्स्ट नहीं किया था। वो चाहती थी कि ज़ई इससे खुद रब्ता करे। वो देखना चाहती थी कि ज़ई कितने दिन इससे बिना बात किए रह सकता है। कुछ पता है ज़ई के बारे में आजकल कहाँ होता है? फरवा इशनाल से मिलने इसकी घर आई हुई थी। इस वक्त दोनों छत पर रखे झूले पर बैठी थी। हाँ, वो फ़िलहाल तो कोयटा में ही है। इशनाल ने चाय का कप फरवा के आगे रखा और ख़ुद आसमान में उड़ते सफ़ेद कबूतरों को देखने लगी। अच्छा, मतलब इससे तुम्हें अपने आने की खबर नहीं थी? मतलब? इसने चौंक कर फरी को देखा। सही तकरीबन 1 हफ्ते से कराची में है। बात नहीं होती तुम लोगों की? वो खामोश रही। क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है? अल्लाह ना करे। इशनाल को इसकी बात बुरी लगी। शायद उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है। फरवा ने चाय का सिप लिया। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हें मालूम है, कल शाम मेरी कज़न फ़ायज़ा हासिल लोगों का ग्रुप सैर सपाटे के लिए गया हुआ था। उन्होंने साथ मुझे भी घसीट लिया। मुझे नहीं मालूम था इन लोगों ने वहाँ अपने अपने बंदे को भी बुलाया हुआ है। वहाँ तुम्हारा ज़ई भी आया था। जानती हो वो वहाँ किसके लिए आया था? फ़ायज़ा सलीम के लिए। इशनाल को लगा छत इसके सर पर आ लगी हो। वो दोनों वहीं से हमारे ग्रुप से अलहदा हो गए। फ़ायज़ा कज़न है मेरी। इसका तो मुझे मालूम है कि इसका कोई 9वां 10वां बॉयफ्रेंड हो गई है। मगर ज़ई, मैं ज़ई को ऐसा नहीं समझती थी। जुगनू एकदम बुझ गए। वो इशनाल की आंखों में आंसू के नन्हे सितारे देखकर पल भर को रुकी, फिर बोली, मगर कहते हैं ना, मेहंदी के रंग और मर्द की मोहब्बत का क्या एतबार। फरवा की मुस्कुराहट में तलखी थी। इशनाल की लाइफ में फरवा ही वो वाहिद लड़की थी जिस पर वो अंधा एतबार करती थी, और फरवा इशनाल से गलत बयानी करे हो ही नहीं सकता था। ज़ई ऐसा नहीं कर सकता। फरीद, तुम्हें गलत फहमी। इसे हो सकता है सही ऐसा ना हो, मगर वो वाकई सही ही था। सही मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसके अंदर का यकीन मुस्कुराया। जुगनू फिर रोशन हुए, और मोहब्बत बिनाए रखने वालों को अंधा कर देती है। इसे यकीन था। इसका ज़ई झूठ बोल ही नहीं सकता, मगर अंदर ही अंदर यकीन की चिड़िया बेयकीनी के सांप से खौफज़दा हो गई थी। रात 9 बजे इशनाल ने इसे टेक्स्ट किया। फ़ायज़ा सलीम से डेट कैसी रही ज़ई? सॉरी, कौन फ़ायज़ा सलीम? बंजारों को मुनकिर होने में वक्त ही कितना लगता है। जिस तरह कहते हैं ना कि लोगों के चेहरों पर कहाँ लिखा होता है कि कौन सा चेहरा कितना झूठा होगा, बिल्कुल इसी तरह किसी की बातों से कहाँ अंदाज़ा हो सकता है कि किसके लफ्ज़ कितने सच्चे हैं। वही फ़ायज़ा सलीम जिसके साथ तुम क्लिफ्टन की सैरें करके आए हो। मैं और डेट, कैसी बातें करती हूँ। परी मुझसे झूठ नहीं बोलती ज़ई। ओह, तो तुम्हारी फरवा ने कान भरे हैं तुम्हारे। बहुत मासूम हो तुम इशनाल। उसकी उंगली पकड़ कर मत चलो, अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। फरी झूठ नहीं बोलती सही। इसने फिर जोर दिया। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं सच जानना चाहती हूँ। तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ? सही, मैंने सच पूछा है। हाँ या नहीं? पब गुस्से में था। वो ज़ई के गुस्से से डरती थी। नहीं, वो जानती थी कि इसकी हाँ इसे ज़ई से दूर ले जाएगी। वो ज़ई को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए फरवा पर यकीन रखते हुए भी ज़ई को जीत जाने दिया। अब क्या सोचने लगी?
मैं सोच रही थी कि शुक्र है तुम्हारे मामू की बेटियां नहीं हैं, वरना मेरा आधा खून तो ये सोच सोच कर खुश्क हो जाता कि इस वक्त क्या हो रहा होगा। तो उस वक्त क्या? वो हंसने लगा। खौफ अंदर ही अंदर अपने कदम जमाने लगा था। कहते हैं मोहब्बत के बीच शक की दीवार एक बार आ जाए तो ज़िंदगी भर नहीं जाती। वो अपने और सही के बीच दीवारों से डरती थी, इसलिए इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट सीन। आज संडे था, ट्यूशन आने वाले बच्चों की छुट्टी थी, इसने सोचा क्यों ना आज गाजर का हलवा बनाया जाए। इसी के कारण वो किचन में आई थी जब इसे जय की कॉल आई। हैंड फ्रीज लगाकर इसे सेलफोन शेल्फ पर रखा। कॉल रिसीव करने में थोड़ी ताख़ीर हो गई थी। बिज़ी हो क्या? हाँ थोड़ी बहुत। क्यों, क्या कर रही हो? गाजर का हलवा बना रही हूँ। हाय, गाजर का हलवा मेरा फेवरेट। जय ने लबों पर ज़बान फेरी। वो मुस्कुराई। मेरे लिए भी भेज देना। बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी मामी से कहें, वो बना कर देंगी आपको। सही का दिल खराब हो गया। मामी के हाथ से बना गाजर का हलवा एक बार खाया था, यकीन करो अब तक आंतरियाँ बददुआएं दे रही हैं। वो हंसने लगी। कसम से मट्टी पलीत कर दी थी गाजर के हलवे की। इश्नाल से अब हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। हंसो मत, इससे डपटा। तैयार करो और भेजो मुझे। वो सीरियस था। मगर सही मैं किस तरह भेजूंगी? वो तुम्हारा मसला है, मगर मुझे खाना है हर हाल में। वो सोचने लगी, फिर बोली, सही तुम ऐसा करना, 1 घंटे बाद हमारे गेट पर खड़े होकर और से आवाज़ लगाना, वजीफ़ा। ईशा ने वजीफ़े को लंबा खींचा, बिल्कुल ना जिस तरह वजीफ़ा मांगने वाले बच्चे आवाज़ें लगाते हैं। फिर बोली, इस तरह अम्मी समझेंगी वाकई वजीफ़ा लेने वाला आया है। फिर मैं तुम्हें गेट पर गाजर का हलवा दे जाऊंगी। ईशी की बच्ची, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। हा 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 हा। वो हंसी और हंसती चली गई। इस शाम ईशा ने फरी की मिन्नतें की थी कि किसी तरह वो गाजर का हलवा सही तक पहुंचा दे। फरवा ने अपने छोटे भाई के जरिए हलवा सही तक पहुंचा दिया था, जिसे जई अब मज़े ले लेकर खा रहा था और साथ एतराफ़ कर रहा था कि गाजर का हलवा बनाने वाले के हाथ चूम ले। इधर इश्नाल ये मैसेज मिलते ही ब्लिश कर उठी थी। गुनाहों के स्याह कागज़ भारी होने लगे थे। नेक्स्ट सीन। कुछ लोग लाशऊरी में गलतियां करते हैं, तब इन्हें सही और गलत की पहचान नहीं होती। ऐसे लोगों की सज़ाओं में कुदरत कुछ कमी ले आती है। इन्हें जल्द ही अपनी गलती की पहचान हो जाती है। इन्हें रास्ते भी मिल जाते हैं और मंजिल भी। इनके बरक्स वो लोग जो शऊर की तमाम तर आगाहियों में कदम रखने के बाद, जानते बूझते सही और गलत की पहचान होने के बावजूद गुनाहों में हाथ डालते हैं, इनकी सज़ाएं फिर लंबी होती हैं। फिर अंधेरे इस कदर बढ़ जाते हैं कि इन्हें रास्ते दिखाई नहीं देते। ये लोग अपने लिए खाई खुद तलाश करते हैं और भूल जाते हैं कि खाई में एक बार गिरने के बाद खाई से निकलना मुश्किल होता है। खाई की गहराई नापने का पैमाना नहीं मिलता, फिर गिरना ही गिरना होता है। इससे जब मैट्रिक किया, जब वो 15 साल की थी। FSC के रिजल्ट आउट होने तक वो 17 साल की थी। वो लड़खड़ाई तब जब वो बालिग हो चुकी थी। इसकी ज़िंदगी में गुनाहों का आगाज़ 18वें साल में हुआ था और इस उम्र में गुनाहों की आदत पड़ जाए तो छूटना मुश्किल हो जाती है और फिर सज़ाओं का दौरानिया लंबा हो जाता है। नेक्स्ट सीन। फरवा ने कुछ ड्रेसेस लिए थे और इश्नाल को दिखने के लिए बुलाया था। वो तैयार होकर निकलने ही लगी थी कि इसे जई का टेक्स्ट आया। मैं बोर हो रहा हूँ इसे। कुछ देर कबल मैं भी ऐसा ही महसूस करी थी, मगर अब बोरियत को गुड बाय कहने फरवा के घर जा रही हूँ। कोई ज़रूरी काम था? हाँ नहीं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं। वो अपने ड्रेसेस दिखाने बुला रही है। तो ड्रेसेस लेकर तुम्हारे घर आ जाए। हमेशा वहीं आती है। आज मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। इशे, मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों? उसे ताज्जुब हुआ। वहाँ उसके भाई भी हैं, वो तुम्हें देखते होंगे। बस मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें मेरे सिवा कोई और देखे। मगर सही, हम लोग अलग रूम में होते हैं। फरवा के भाई घर पर हों तो भी उस रूम में नहीं आते। इश्नाल ने उसे समझाना चाहा। मुझे अच्छा नहीं लगता, आगे तुम्हारी मर्जी। वो अपनी बात कह चुका था और इशे वो सोच छोड़ चुकी थी जो जई को अच्छी न लगे। कोई बहाना बनाकर इसने फरवा को इनकार कर दिया।
अब वो फरवा के घर जाना छोड़ चुकी थी, जिस पर फरी इससे नाराज़ भी हुई। वजह बताने पर फरवा ने इससे पूछा, अगर सही कहे तो मुझसे भी दोस्ती छोड़ दोगी? जिस पर इशनाल ने इससे कहा था कि सही इस पर बिला वजह की बेतुकी पाबंदियाँ नहीं लगाता, वैसा कुछ नहीं कहेगा। नेक्स्ट सीन। आधी रात के वक्त सब घर वाले सो रहे थे कि सेठ अब्दुल्ला की फ़ोन की घंटी बजी। या अल्लाह खैर, बेल की आवाज़ पर सभी उठ गए और जो खबर इन्हें मिली थी वो किसी कयामत से कम ना थी। सेठ अब्दुल्ला के कारखाने को किसी ने रातों रात आग लगा दी थी। कारखाने में पड़ा लाखों का फर्नीचर जलकर खाकसर हो गया था। कुछ तैयार सेट्स और कुछ फर्नीचर बनाने का सामान था। कारखाने के मालिक की हैसियत से ये सारा नुकसान इन्हें अकेले भरना था। कुछ मालिकान ने अपने पैसे का मुतालबा कर दिया था, जिसके लिए सेठ अब्दुल्ला को गाड़ी समेत आसिया खातून का सारा जेवर बेचना पड़ा। कम सर्फ लोगों के साथ दुनिया में वसील कल्ब लोग भी चंद एक मौजूद हैं जो बाबा के पुराने दोस्तों में से थे। उन्होंने बाबा से कहा कि आप दोबारा बिजनेस इस्टेब्लिश करके हमें कर्ज लौटा दीजिएगा। सेठ अब्दुल्ला 18 साल की उम्र में पहली बार कराची आए थे। यहाँ पढ़ने के साथ नौकरी भी शुरू कर दी। शुरू में कारीगर की हैसियत से काम किया। 32 साल की उम्र में वो शादी करके कराची आ गए। इस पूरे अरसे में उन्होंने बेइंतहा मेहनत की। तिनका तिनका जोड़कर उन्होंने सबसे पहले ये कारखाना और मार्केट में शॉप खरीदी थी। घर बनाया, जिस आशियाने को बनाने में उन्होंने ज़िंदगी के कई साल सर्फ कर दिए, वो एक रात में उजड़ गया। सदमा बहुत बड़ा था। इसी सदमे को वो दिल पर ले गए थे। इनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। दूसरा कारखाना उन्होंने लगाया पर वो भी न चल सका। शायद खुदा ने इनका रिस्क यही तक लिखा था। वो 60 के हिंदसे को अबूर कर रहे थे और 60 साल की उम्र में भी 30 साल के जवान मर्द की तरह जिंदा दिल और मेहनती थे। बस ये एक सदमा इन्हें 60 से 100 साल तक ले गया। मेडिकल की पढ़ाई के लिए काफ़ी सारा पैसा खर्च होता था। इसने मेडिकल छोड़कर सिंपल बीए करने का फ़ैसला किया। इस दौरान इसका 1 साल ज़ाया हो गया। नेक्स्ट सीन। शाम में इसे कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने कॉस्मेटिक स्टोर तक जाना पड़ा था। मम्मी के साथ जब वापस लौट रही थी तो इसने रास्ते में जई को देखा, जो इंतहाई गुस्से से इसे देख रहा था। वो घर लौटी तो इसे मैसेज आया, क्या लगता है वो कॉस्मेटिक स्टोर वाला इशनाल अब्दुल्ला आपका? काफ़ी गहरी दोस्ती लगती है आप दोनों की। कब से है ये? मुझसे क्यों छुपाया? और वह अपना खुला हुआ मुंह बंद करना भूल गई। क्या हुआ है? कोई जवाब? सही, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने जाना था, वो इनके पास नहीं थी। मैं उनसे पूछ रही थी कि वो कब तक मंगवा देंगे। तुम्हें पता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ईशे यूँ सड़कों पर खड़ी गैर मर्दों से। इसने जैसे खुद को गलत लफ्ज़ कहने से रोका। मेरी मजबूरी है, अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, अब मोहल्ले वालों से तो सामान नहीं मंगवा सकती ना। जो भी है, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें जो मंगवाना हो मुझे बताओ, मैं ला दूँगा। और ये बहाना भी ना मिले कि तुम यहाँ नहीं थे, मैं कोयटा से वापस आकर ला दूँगा। बस तुम यहाँ किसी से बात नहीं करूँगी। मैं तुम्हारा साया भी किसी पर नहीं पड़ने देना चाहता। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं इस हवा से भी लड़ूंगा जो तुम्हें छू कर गुजरेगी। जई के इन लफ्ज़ों से इशनाल ने इसे अपने वक्त का ऊंचा सितारा मान लिया था। इस दिन के बाद इशनाल ने जो मंगवाना होता अम्मी को लिख कर दे देती, मगर खुद न जाती। मर्द औरत को तो कैदी बनाकर रखना चाहता है, मगर खुद कैदी बनना पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सीन। जई का अफेयर फायजा सलीम तक ही नहीं रहा था। इसके अफेयर्स की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। हर रोज़ वह एक नए अफेयर को लेकर झगड़ने लगे थे। इनके दरमियान मोहब्बत कम और लड़ाइयाँ बढ़ गई थीं। अपने अफेयर्स को छुपाने के लिए जई इस पर बास ब्रस करने लगा था। जब से जई ने इसे कहा था वो स्कूल प्रोफेसर के साथ मीटिंग के बहाने गप्पे लगाती है, तब से इसने स्कूल की जो भी छोड़ रखी थी वो तो सिर्फ जई की थी। मगर जई सिर्फ इसका नहीं था। इसका जई ऐसा तो नहीं था, वो बुरा हरगिज़ नहीं था। वो एक अच्छा लड़का था, हर लिहाज से मुकम्मल। एक मोहल्ले में रहते हुए वो कभी इशनाल के रास्ते नहीं नापता था। वो गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर आवारा लड़कों की तरह इसके तमाशे नहीं लगाता था। पर इसे अचानक क्या हो गया था? वो आज भी फरवा के आगे अपने दुखड़े रो रही थी। इशनाल, तुम मान लो इसे तुमसे मोहब्बत नहीं है।
اور ہم کسی کو زبردستی خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے کبھی مجبور نہیں کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، میں نے اس سے بس سچائی مانگی ہے۔ میں نے اسے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ لکا چھپی نہ کھیلے۔ میں نے تو اسے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر اسے کسی اور سے محبت ہے تو بتائے، میں ہٹ جاؤں گی اس کے راستے سے۔ میرے پرخلوص جذبات کی توہین یوں تو نہ کرے۔ وہ کہتا ہے اسے مجھ سے محبت ہے اور کسی سے نہیں، اللہ رسول کی قسمیں کھا کر کہتا ہے، مگر فری اس کے لفظوں اور اس کے کرنوں میں واضح فرق ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ ویسا نہیں کرتا۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو میرے ہوتے ہوئے اسے باقی لوگوں سے تعلقات نہ رکھنے پڑتے۔ وہ ان 4 سالوں میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں اسے شیئر نہیں کر سکتی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اشنال، محبت میں عورت کو ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ فری، میں نے اس کی ہر وہ بات مانی ہے جو مجھے نہیں ماننی چاہیے تھی، مگر وہ کسی طرح بھی خوش نہیں ہوتا۔ اسے میری سائڈ دکھا ہی نہیں دیتی، نہ میری محبت نظر آتی ہے اسے، نہ ہی میرا خلوص۔ اس نے میرے ساتھ سب کچھ کیا مگر محبت نہیں۔ وہ خود کو کبھی نہیں بدل سکتا عیشے، دونوں صورتوں میں ہی تمہیں دل بڑا کرنا پڑے گا۔ یا تو ابھی اسی موڑ سے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤ، یا پھر اپنے دل کو اتنا وسیع کر لو کہ اس کے ان افیئرس کو اگنور کر سکو۔ اس نے فری کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ خود کو کسی حال میں نہیں بدلے گا میری جان، تم خود کو بدل دو، یا چھوڑ دو یا اسے شیئر کر لو۔ دونوں صورتیں اذیت بھری تھیں۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، وہ اسے بھول نہیں سکتی تھی، ناممکن تھا۔ ہاں، مگر وہ اسے شیئر کرنے کا سوچ سکتی تھی، اور اشنال عبداللہ نے پہلی بار زندگی میں کچھ شیئر کرنے کا سوچا تھا۔ مگر خود کو بدلنے میں وقت لگتا ہے، یوں نہیں ہوتا کہ یہاں ارادہ باندھا وہاں ہم بدل گئے۔ وہ جتنا آسان سمجھ رہی تھی اتنا نہیں تھا۔ نیکسٹ سین۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ امی کو لے کر کلینک آئی اور اپنی باری کے انتظار میں بینچ پہ بیٹھی تھی۔ کلینک چھوٹا سا تھا، جس کے 2 حصے بنانے کے لیے درمیان میں لکڑی کی دیواریں بنائی گئی تھیں۔ گیٹ سے انٹر ہونے پر پہلا حصہ وہ تھا جہاں مردوں کے لیے جگہ تھی، اور دوسرا حصہ عورتوں کے لیے مختص تھا۔ ابھی وہ کچھ دیر اور کلینک میں پھیلی دوائیوں کی بدبو پر غور کرتی کہ اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ ہزاروں کے میلے میں پہچان سکتی تھی۔ صحیح کہہ رہا تھا، روسا میم، آپ کے اپنے ایریے میں ڈاکٹروں کا کال پڑ گیا تھا جو آپ یہاں آ گئیں۔ وہ ہنسی۔ جناب، ہم کیا کریں کہ ہمیں آرام ہی آپ کے ڈاکٹر سے آتا ہے۔ ہائے، وہ دلکشی سے بولا۔ اس کے منہ سے نکلے اس ہائے پر عشق کی جان نکلتی تھی، مگر آج اسے یہ ہائے زہر کی طرح لگا تھا۔ وہ پھر بولا، میں صدقے اس بیماری کے جو آپ کو یہاں تک لائی ہے۔ بڑے ہی دل پھینک ہوا آپ۔ ہاں، تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ شوخا ہوا اپنی عادت کے مطابق۔ میں انگیجڈ ہوں۔ اسے صحیح کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ اس گنجے کے ساتھ؟ بری بات۔ لڑکی نے شاید گوڑی دی تھی جس پر صحیح ہنسا تھا۔ ایک بار غور کرو، تمہارے اس گنجے سے لاکھ پیارا ہوں میں۔ پھر وہ دونوں ہنسے۔ شاید وہ بھول گئے تھے کہ مردوں کی سائڈ پر چاہے کوئی نہ ہو، مگر پردے کے اندر بیٹھے لوگ حرف بہ حرف نازیبا گفتگو سن رہے تھے۔ امی چیک اپ کے بعد جانے کے لیے اٹھی تو ساتھ وہ بھی اٹھ گئی۔ گیٹ پش کرنے سے پہلے اس نے باہر کے منظر کو دیکھنے کے لیے لمبی سانس کھینچی تھی۔ ادھر وہ باہر نکلی، ادھر وہ ہوش میں آئے۔ اشنال کی شکوہ کناں آنکھیں صحیح کی حیران آنکھوں سے لمحے بھر کو ٹکرائیں، پھر اشنال ہی آنکھیں جھکا کر گزر گئی۔ ابے یار! صحیح بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ نیکسٹ سین۔ عشاء کی نماز اس نے جس خاموشی سے پڑھی، اسی خاموشی سے بنا دعا مانگے منہ پر ہاتھ پھیرے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید وہ پاگل خدا کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میں ناراض ہوں، حالانکہ وہ خود اپنے خدا کو ناراض کر بیٹھی تھی، اور جب خدا ناراض ہوتا ہے تو وہ ہمیں کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ رات 9 بجے اسے زہر کی کال آئی۔ خیرت تھی؟ ہاسپٹل کیوں آئی؟ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اوہ، خیال رکھو امی کا۔ پھر وہ خود ہی بولا، ناراض ہو؟ کس لیے؟ اور شام کو وہ لڑکی؟ یار میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر تم ایبٹ آباد میں تھی اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میری بائک کا مائنر سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا چورنگی پر۔
मेरी टांग और बाजू पर मोच आ गई थी। ये लड़की उरूसा अपने कज़न के साथ मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। इशनाल ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर बोला, बस इसलिए इसे यहाँ देखकर मैंने उससे बात कर ली। तुम यकीन करो, मेरा इससे और कोई ताल्लुक़ नहीं। अब कोई हमारी मदद करे तो इसका शुक्रिया तो अदा करना होता है ना। और इशनाल ये सोचने लगी कि ये शुक्रिया का कौन सा तरीका है। इसे ऐसे मत करो। क्या किया है? खामोश मत रहो, गुस्सा करो मुझ पर। नहीं, गुस्सा कैसा, तुमने सच बता दिया। ठीक है सब। इसे मुझ पर भरोसा रखो। सही सिर्फ तुम्हारा है। सही, मुझे नींद आ रही है, कल बात करें। नाराज़ तो नहीं हो ना? नहीं। लव यू मेरी जान। सही का फेक लाड इसकी आंखों को गीला कर गया। टेक केयर। फ़ोन बंद करके इसने सोने के लिए आंखें बंद की तो सीन फिर से रोशन हुआ। वो समझी शायद ज़ई का होगा, मगर मैसेज तो ज़ई का नहीं था, मगर इसी के मुतालिक था। किसी अननोन नंबर से इसे ज़ई की कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट्स मौसूल हुए थे। वो जो सोचे हुए थे कि ताज़ा लगे ज़ख्म को धोना कैसे है, इसे एक और घाव पड़ गया। ज़ख्म पर ज़ख्म लगे तो अज़ियत ना छुटती है। काश मोहब्बत से पहले अज़ियत का तखमीना लगाया जा सकता तो हम अपने हिस्से की अज़ियत जानकर मोहब्बत ही छोड़ देते कि अज़ियत झेलना हमारे बस में नहीं। वो नहीं जानती थी किस तरह इससे वह स्क्रीनशॉट्स पढ़े थे, किस तरह वो सांस दे रही थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना? तो फिर ये इशनाल अब्दुल्ला कौन है? कौन इशनाल? इसका ज़ई कह रहा था, कौन इशनाल? कौन इशनाल? से लगा किसी ने इसे तेज़ काम के नीचे कुचल दिया हो। जान, तुम क्यों पराई लड़की को बीच में लाकर टाइम और मूड दोनों ख़राब कर रही हो? इसका ज़ई कह रहा था इसे, पराई लड़की। वो लड़की जिसे तुमने मोहब्बत में अंधा कर दिया, जिसे दिन रात मोहब्बत के कलमे पढ़ा है, जिसे अपने सिवा सारी दुनिया से काट दिया, जिसे इस मकाम तक ले गए जहाँ इसे ज़ई के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता, जिसे अल्लाह रसूल की झूठी कस्में खाकर मोहब्बत का यकीन दिलाया, जिसे रात भर जगाकर मोहब्बत के सूर फूंकते रहे, जिसे सिखाया कि मोहब्बत में कोई तीसरा नहीं होता, मोहब्बत में कभी ना नहीं होती, मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, मोहब्बत कह दे कि जल जाओ तो जल जाना होता है, मोहब्बत कहे तो रोती आँखों और टूटे दिल के पुरसों समेत मुस्कुराना होता है, मोहब्बत कहे अना को मार दो तो मार देना होता है, मोहब्बत जो सिखाए उसे किसी सहीफे की तरह हिफ्स कर लेना होता है। और जब वो सब कुछ सीख गई तो इसे पराया कह दिया। इशनाल अब्दुल्ला, जिसे मेरी ज़िंदगी मेरी दुनिया कहा गया था, हकीकत में वो एक पराई लड़की थी। रोते रोते इसके टांगों से जान निकलती गई थी। वॉशरूम के फर्श पर घुटनों के बल बैठी सिसकियों को कांपते हाथों से रोकती, कभी दीवार से टकरे मारती वो पागल हो चुकी थी। कभी कभी मुझे लगता है मोहब्बत वो चुड़ैल, वो डायन है जो अपनी नारसाई का इंतकाम लेने हर शख्स पर उतरती है, जो आती है हमें बर्बाद करके चली जाती है। ये सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं होता? कोई रोके मोहब्बत को, कितने दिन उजाड़ गई है। सारी रात वो रोती रही। मोहब्बत में हमारा दिल कभी इतना वसी नहीं हो सकता कि हम अपने अपने ज़ई को हर किसी के साथ शेयर कर सकें। ये सोच के वो ज़ई के लिए पराई है, ऐसे थी जैसे किसी ने इसकी उंगली का नाखून खींच डाला हो। और अगर ज़ई से पूछा जाता तो वो मानता ही नहीं कि इसने ये बात कही है। मान भी लेता तो दलीलें बहुत थी। वो ऐसा ही था, पल भर में मुकर जाने वाला। झुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। नींद ऐसे रूठी जैसे किसी ने इसकी ऊपर नीचे की पलकों को दूर ले जाकर रस्सियों में बांध दिया हो। सारी रात गर्म सियाल आंखों से निकलकर तकिए पर निशान बनाता रहा। उनके ताल्लुक़ में ये पहली रात थी कि वो सारी रात सो न सकी। आंसू दरिया के किसी टूटे बंध की तरह बहते रहे। गर्म आंसू सूजन सदा सुर्ख आंखों से निकलकर अब तो आंखों को भी तकलीफ़ देने लगे थे। आंखों के आसपास की जगह पर ऊंचे नीचे पहाड़ बन चुके थे। हाँ, मगर ये पहाड़ नर्म थे। तहज्जुद का वक्त आया, गुजर गया। वह बेहिस लेटी रोती रही। इसके कान में फजर की अजान पड़ी। आंखों को बंद करने में इसे अज़ियत हुई। कुछ देर बंद आंखों के साथ अजान सुनती रही, फिर नमाज के लिए उठ बैठी।
कुछ भी था, लेकिन वो नमाज की पाबंद थी। मगर ऐसी नमाजों का क्या जिसमें ज़बान तो पढ़े मगर दिमाग सुन ना सके, दिल महसूस न कर पाए। नेक्स्ट सीन। पागल सिर्फ पागल खानों में ही नहीं होते, हमारे तुम्हारे घरों में भी होते हैं। मोहब्बत पागल कर देती है, सहनी बीमार बना देती है। कभी हम रोते हैं, कभी कह के लगाते हैं। पागल खानों में मौजूद पागल तो खुश नसीब हैं जिन्हें सिर्फ मासी में रखकर हाल और मुस्तकबिल से बचा लिया गया है। घरों में मौजूद पागल मासी, हाल, मुस्तकबिल के दोहरे हजाब में है। पागल तो हमसे अच्छे हैं, अपनी मर्जी से खुलकर हंस या रो तो सकते हैं। हम जैसे पागल हंसें तो नखवत से देखा जाता है, रोएं तो लानतें दी जाती हैं। हम हंसें तो पूछ कुछ, रोएं तो बास प्लस। क्या तुम समझ सकते हो इस इंसान का दुख जो पागल भी ना हो और होश में भी ना रह पाए? ज़्यादतियाँ जब हद से बढ़ जाएं तो बर्दाश्त ख़त्म होने लगती है। इश्नार की बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। रोज़ रोज़ एक नया अफेयर वो बिखरने लगी थी। वो अपनी मामूली सी चीज़ें शेयर नहीं करती थी। सही तो फिर जीता जागता इंसान था, वो सही को शेयर नहीं कर सकती थी, किसी के साथ भी नहीं, किसी हाल में भी नहीं। जो तकलीफ़ वो खुद महसूस करती थी, इससे सोचा एक बार सही भी महसूस करे कि अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना सांसें रुक जाने जैसा होता है। फिर इसने जो सोचा वो कर दिखाया। आज फरवा की मायो थी। वो शाम 5 बजे ही फरवा के घर चली आई थी और अब रात के 10 बज रहे थे। दुल्हा वालों ने रस्म करने आना था। इश्नार ने दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड होने की हैसियत से खूब तैयारी कर रखी थी। ऑफ वाइट शेफून के लहंगे पर गोल्डन सितारों वाला ब्लाउज जो उसकी कमर को कवर किए हुए था। हाफ वाइट नेट के दुपट्टे को शानों पर सलीके से फैलाया हुआ था। दुपट्टे के चारों अतराफ लेस लगी हुई थी। कलाइयों में छन छन करती चूड़ियाँ गजरे सजे थे। बालों का ढीला सा जूड़ा बना था। माथे पर गोल सा टीका सजा था। कानों में बड़े बड़े आवेज़े पहने थे। नाक में चमकती नोज रिंग। लाइट से मेकअप किए बिलाशुबा आज वो वैसी ही बनकर आई थी जैसे जई इसे देखना चाहता था। फरवा के बड़े भाई से जई की दोस्ती बहरहाल थी, और बस इसके छोटे भाई यासिर से चिढ़ता था। हाथ में कैमरा लिए और फरवा के भाई यासिर के पास आई, जो इस वक्त स्टेज की डेकोरेशन में लगा हुआ था। इश्नार ने इसे मुखातिब किया और इससे कुछ पूछने लगी। वह इसे कैमरे के फंक्शन समझा रहा था। एन इसी वक्त हॉल में जई की एंट्री हुई थी। इसके हाथ में गेंदे के फूलों का टोकरा था। इश्नार को यासिर के पास खड़ा देखकर जई को आग लग गई। इसने टोकरा ज़मीन फेंका तो कुछ फूल उछलकर ज़मीन पर बिखर गए, जैसे इस वक्त यकीनन जई के दिल के पुर्जे बिखरे थे। वो खा जाने वाली नज़रों से इसे देखता उल्टे कदमों पीछे हटा। इश्नार ने एक नज़र जई को देखा और फिर यासिर को। दिलकशी से मुस्कुराकर वो वापस घर के अंदरूनी जानिब पलट गई। जई के अंदर का खानदानी खून खोलने लगा। इसकी मुट्ठियाँ भिंच गईं। एक झटके से हॉल का पर्दा उठाकर वो बाहर निकल गया। इश्नार के अंदर ढेरों सुकून उतर आया। आखिर इसने जई की तमाम तर ज़्यादतियों का बदला एक ही वार में ले लिया था। शायद वो इसे दिखाना चाह रही थी कि अपनी शेर को शेयर करना कितना तकलीफ़ देता है। वो इसे दिखाना चाह रही थी कि जब वो जई को किसी और के साथ देखती तो इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होती। मगर वो भूल गई थी, कुछ लोग हमारी तरफ से किसी गलती के इंतज़ार में ही होते हैं। औरत को ऐसी गलतियाँ महंगी पड़ जाती हैं। इश्नार ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसने अपने किरदार पर कालक मर दी थी। औरत मर्द के बड़े बड़े गुनाहों को बख्श देती है, मगर मर्द एक जरा सी गलती पर उसे बदकिरदार करार देकर धुतकार देता है और पलट कर नहीं देखता। वो रात इश्नार ने फरवा के घर गुजारी थी। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और फरवा का यहाँ आखिरी दिन था। अगले दिन इसे यहाँ से चले जाना था। आज का दिन इसे फरवा के नाम करना था। मेहंदी का फंक्शन रात 1:30 बजे के करीब ख़त्म हुआ तो सारी सहेलियाँ फरवा को लेकर इसके रूम में आ गई, जहाँ उन्होंने रात जगह मनाना था। डांस का माहौल फुल ऑन था।
फरवा की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते सारी लड़कियों ने इसरार किया कि अब वो भी दोस्त होने का हक अदा करे। फरवा के इसरार पर इसने भी रक्स किया। खूबसूरत से लहंगे में दीवानी पर रक्स करती वो बिलाशुबा दीवानी ही लग रही थी। जख्म ऐसा तूने लगाया, दीवानी 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 हो गई। मरहम ऐसा तूने लगाया, रूहानी 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 हो गई। इसका अंग अंग सुरूर में था। वो सही को हरा आई थी। रक्स तो बनता था। पहचान मेरे इश्क की अब तो मैं दीवानी 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 हो गई। इसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। जो औरत मर्द को हराने का सोचती है ना, वो खुद भी हार जाती है। इश्नाल अब्दुल्ला हार गई थी, न सिर्फ अपने सही को बल्कि वो ऐसी दीवानी थी जो सब कुछ हार गई थी। सब कुछ, अपनी अना, अपनी मोहब्बत, अपने ख्वाब, अपनी इज्जत, अपना सुकून, अपना सब कुछ। नेक्स्ट सीन। बारात के बाद घर पहुंचकर वो सोने लेटी तो इसे ज़ई का टेक्स्ट आया। नया बॉयफ्रेंड मुबारक हो इश्नाल अब्दुल्ला। अजनबीपन के इंतहा पर वह उसका पूरा नाम लेता था। तकलीफ़ तो हुई होगी ना, मेरा भी सांस ऐसे ही रुकता था जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती थी। वो मुस्कुराई। नहीं, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। मेरी नज़रों से गिर चुकी हो तुम। मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं कर रहा, अच्छा बुरा कुछ नहीं। एंजॉय करो। सही के अजनबी रवैये से इसे पहली बार एहसास हुआ था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। मर्द खुद चाहे कितनी औरतों के साथ रात बसर कराए, मगर औरत की एक नज़र किसी और के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत को मर्द के साथ मुकाबला करना महंगा पड़ता है। मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए किया था। वो हंसा। ड्रामेबाज लड़की मेरे मुंह पर खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर एक लड़के के साथ गप्पे मारकर हंस रही थी और मुझे कह रही हो कि तुम्हें दिखाने को क्या था। ज़ई इस वक्त इसी जगह खड़े खड़े मर गया था इशे। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। तुम मेरे लिए बाकी सारी लड़कियों की तरह हो गई हो, जब किसी से भी बात कर लेती है। इश्नाल ने कॉल की जो उसने काट दी। मैं कॉल नहीं उठाऊंगा कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरा गुस्सा कम हो जाता है। जो गलती तुम कर चुकी हो, इसके बाद यही ठीक है कि तुम आइंदा मुझे टेक्स्ट ना करो। तो तुम भी तो ये सब करते थे। तुमने सोचा मैं कैसे बर्दाश्त करती थी? मैं तो मर्द हूँ ना, कर सकता हूँ। बात ही तो करता था ना, कौन सा कोई रिलेशन था मेरा किसी से। तुम अपने लड़की होने का ही ख्याल कर लेती। ज़ई में बस मुझे कुछ नहीं सुनना। और वह वाकई गिर चुकी थी, ज़ई की नज़रों में, अपनी नज़रों में। हमारे मुआशरे के कुछ लोगों ने मर्द को ये कहकर शेर बना दिया है कि वो मर्द है, सब कर सकता है। दुनिया वाले भी मर्द के गलत कामों को ये कहकर ढांप लेते हैं कि मर्द तो कर सकता है। जो काम मर्द करते हुए इज्जत बरकरार रखे हुए है, औरत इसका सोचकर ही बदकिरदार कहलाई जाती है। इस दुनिया में औरत और मर्द के एक जैसे जराइम की सज़ा एक सी नहीं है। जाने क्यों? औरत को हर मामले में सब्र का कहा गया है, लेकिन जब इश्नाल अब्दुल्ला जैसी लड़कियां सब्र नहीं करती, बदले पर उतर आती है ना, तो फिर इनका हाल भी इश्नाल अब्दुल्ला जैसा ही होता है। सही मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हें वो सब फील कराना चाहा था। आई एम सॉरी सही, मुझसे गलती हो गई। वो इश्नाल अब्दुल्ला थी, बहुत जल्द हार मान लेती थी। अफसोस इश्ने, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। और वो उससे कहती ही रह गई कि सही मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे अफसोस है कि तुम एक अच्छी लड़की थी, मगर अब नहीं रही। इस सब के बाद मेरा तुम पर से एतबार ख़त्म हो गया है, और जहाँ एतबार ही ना हो वहाँ साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे तो ये सोच सोच कर होल उठ रहे हैं कि जाने किस हद तक तुम दोनों की अटैचमेंट रही होगी। आखिर इसके घर भी तो जाती रही हो ना। इश्नाल को सांप सूंघ गया था। नफ़रत हो रही है मुझे अपने आप से कि तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की मैंने। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, दोबारा कभी मत आना। ऐसा मत करो सही, मैं मर जाऊंगी। इसके बाद तुम मर ही जाओ तो अच्छा है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरे सामने मत आना दोबारा। और इश्नाल अब्दुल्ला को एक मर्द से इंतकाम लेना
बहुत भारी पड़ा था। जख्म बहुत गहरा था, बहुत गहरा। हम लड़कियों को हदें पार करना महंगा पड़ता है। नेक्स्ट सीन। 2 महीने दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। दोनों अपनी अपनी जगह नाराज़ थे। दोनों ही ज़िद्दी और अनापरस्त थे। इन 2 महीनों में वो निचर गई थी। गुलाबी माय रंगत कुमला कर रह गई थी। ये कैसी बद्दुआ थी जो इसे लगी थी कि ज़ई नाम का आसिफ इसके हवासों से बिच्छू की तरह चिमट गया था। बस ये सोचती और इतना सोचती कि इसके पास कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं रहता। वो भूल गई थी कि इसकी ज़िंदगी में कुछ और लोग भी ज़ई के अलावा हैं जिन्हें इसे देखना था। इन 2 महीनों में हर रात वो रोते रोते सोती। ये तो तय था, वो ज़ई को भूल नहीं सकती। इसे बुखार उठा जो बढ़ते बढ़ते टाइफाइड की शक्ल इख्तियार कर गया। आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रास्ते में इसे 2-3 बार ज़ई ने भी देखा था, मगर एक बार भी इसका हाल चाल पूछने को टेक्स्ट नहीं किया। 15 दिन वो टाइफाइड में झुलसती रही। इसने नहीं आना था, वो नहीं आया। 2 महीने और 13 दिन बाद बिला आखिर इसे ज़ई का मैसेज आ ही गया, कॉल मी इशे। इस अनजाने खुशी में वो स्क्रीन को हैरत से तकती। आंसू बहते, स्क्रीन धुंधला जाती। आंसू पोंछती, फिर देखती, वो ज़ई ही था, लाशबा। ईशे मेरी जान, मैं गुस्से में था। आई एम सॉरी, मुझे यकीन है तुम ऐसी नहीं हो, बस मुझे गुस्सा आ गया था। वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने गुस्से में बकवास कर दी थी। वापस आ जाओ प्लीज़, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा बन जाऊँगा। बस मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। खुदा की कसम ईशे, मेरी लाइफ में कोई और नहीं सिवाय तुम्हारे। प्लीज़ कम बैक, आई वॉन्ट यू टू स्टे इन माई लाइफ। वो मान गई थी क्योंकि वो ज़ई के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती थी। मोहब्बत सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज कर देती है। और यूँ वह एक बार फिर मिल गए थे, मगर शायद हमेशा बिछड़ने के लिए। नेक्स्ट सीन। वो वापस तो लौट आया था, मगर फरी ठीक कहती थी, वो बदल नहीं सकता। और अब इशनाल ने ही खुद को बदलना था। खुद को बदलना बहुत तकलीफ दा होता है। वो खुद को बदलने की कोशिश में थी। ज़ई के पास इसके लिए वक्त ही नहीं था। वो ढेरों मैसेजेस करती जिस पर एक ही जवाब आता, अभी बिज़ी हूँ, काम पर हूँ, घर जाकर कॉल। सुबह से शाम इंतज़ार करते करते रात आती तो कह देता, नेट प्रॉब्लम है, सिग्नल नहीं आ रहे। जिसका फ़ोन 24 आवर्स इसके हाथ में रहे और वो फिर भी रिप्लाई ना करे तो समझ जाए इसकी लाइफ में आपकी हैसियत सिफर होकर रह गई है। या फिर ये भी हो सकता है जिस मर्द के दिल में चोर होता है ना, वो इस औरत से दूर भागने लगता है जो इसे जज कर लेती है। वो इसे ये नहीं कहता था कि इसे मोहब्बत नहीं है, वो इसे अमलन बताता था कि इसे कुछ भी नहीं रहा, या शायद कुछ था ही नहीं। और इशनाल एक ज़हीन लड़की थी। वो ज़ई को समझ चुकी थी। अब इसके अफेयर्स वो इग्नोर कर देती थी, बल्कि अब वो इसे किसी के साथ देखती भी तो मुस्कुरा देती। वो इससे मोहब्बत नहीं मांगती थी, वो अब इससे वक्त भी नहीं मांगती थी, बल्कि इसने ज़ई से कुछ मांगना ही छोड़ दिया था। वो तो सिर्फ अपने लिए इसके पास जाती थी, क्योंकि वो किसी और के पास नहीं जाना चाहती थी। इसे इस बात से गर्ज नहीं थी कि ज़ई कितनी लड़कियों में इंटरेस्टेड है या फिर ज़ई इससे मोहब्बत नहीं करता। इसके लिए काफ़ी था कि वो ज़ई से मोहब्बत करती है। और कभी कभी हम इस नहज पर पहुंच जाते हैं जहां हमारे लिए किसी से बात होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। इस बात को भी ज़ई ने गलत फहम में लिया था और कहा था, तुम्हें मोहब्बत नहीं रही, तुम बस फ़र्ज़ निभा रही हो। वो थक कर मुस्कुरा देती कि आखिर वो करे तो क्या करे। जब वो मोहब्बत लुटाती थी तब इसे नज़र नहीं आता था, तब भी वो वैसा ही था। इसे समझ नहीं आता था कि वैसा क्या करे कि ज़ई इससे सेटिस्फाइड हो जाए, मगर शायद दिल के तख्त पर जब एक अक्स छा जाए तो बाकी का हर फर्द बेमायने हो जाता है। और ज़ई के दिल पर जो भी था, इशनाल अब्दुल्ला नहीं थी, इतना तो वो समझ गई थी। वो रोज़ लड़ते छोटी छोटी बातों पर यूं ही खफा राजी रहने में वक्त गुजरने लगा था। नेक्स्ट सीन। वो छत पर ट्यूशन पढ़ा रही थी जब 2 अनजान लड़कियां इसका पता पूछते छत पर इससे मिलने आई थी। तो तुम हो इशनाल अब्दुल्ला?
ان میں سے ایک لڑکی نے تنزیہ نگاہوں سے اشنال کو دیکھا تھا۔ آپ کون؟ زئی کے فیانسے ہوں، علی سے۔ اور اشنال کو لگا کسی نے بجلی کا ننگا تار اس پر پھینک دیا ہو۔ یقین نہیں آ رہا؟ یقیناً زئی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اس کا کہنا ہے جسے عشق ہوتا ہے اسے پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ میں زئی کے بڑے ماموں کی بیٹی ہوں، PHS سوسائٹی میں رہتی ہوں۔ زئی کراچی میرے لیے آتا ہے، صرف میرے لیے۔ وہ میرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے لفظوں میں یقین بول رہا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں تو بس اس کی وقت گزاری ہیں۔ مجھ سے ناراض ہوتا ہے نا جب، تو ایک آدھ افیئر بنا لیتا ہے۔ بس ایک تم ہو جو کسی جن کی طرح اس کے ساتھ چپک گئی ہو۔ بتایا تھا اس نے مجھے تمہارا، کہ تم چھوڑنے کے بعد بھی اس کے پاس لوٹ جاتی ہو۔ پاگل لڑکی، خود کو برباد مت کرو۔ تمہارا نہیں ہے وہ، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ میرا تھا، ہے اور رہے گا۔ پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی وہ انگلی دکھائی جس پر رنگ موجود تھی۔ ایک ثبوت یہ ہے، مجھے پتا تھا تم ثبوت مانگو گی۔ پھر اس نے اپنا سیل فون نکالا اور زئی کی کنورسیشن اشنال کے سامنے رکھی، جسے پڑھتے اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ پہلی بار خون دوڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ تمہیں منزل نہیں دے سکتا، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ زندگی کو سمجھ جاؤ اشنال، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے۔ اپنا خیال رکھنا، چلتی ہوں۔ تم اچھی لڑکی ہو، یقیناً میری بات سمجھ جاؤ گی۔ وہ خود تو چلی گئی مگر اشنال کو جھکروں کی زرد میں لا گئی۔ کیا تھی اشنال کی اوقات، کسی کی اترن کو پہننے والی؟ وہ 2 منٹوں میں اشنال کو اس کی اوقات یاد دلا گئی تھی۔ زئی کی وقت گزاری کا سامان، زئی کے پارٹ ٹائم کا شگل۔ اشنال کی محبت زئی کے دھوکے کی زرد میں آ گئی۔ اس بار سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ نیکسٹ سین، رات میں زئی کا ٹیکسٹ آیا۔ موڈ پھر بدلنے لگا ہے تمہارا عیشے، پیاری ہے تمہاری منگیتر۔ اوہ، تو وہ تم سے ملنے آئی تھی، شاید وہ سمجھ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زئی، ایک بار میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہے تو تم مجھے بتا دو ابھی سے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا زئی؟ اسکرین پر گرتے آنسو اسے ٹیکسٹ لکھنے اور میسج پڑھنے سے روک رہے تھے۔ عشاء ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تمہیں بتایا گیا ہے۔ پھر کیسا ہے زئی؟ تم مجھے بتا دو کہ کیسا ہے۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، نہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ نہیں زئی، جہاں حقیقت سامنے آ جائے شکوک وہیں دم توڑ جاتے ہیں۔ اوکے فائن، تو تمہیں جانا ہے، ٹھیک؟ اپنا خیال رکھنا، دعا ہے ہمیشہ خوش رہو۔ عشاء پاگل مت بنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کسی XYZ سے نہیں۔ بس کرو زئی، اور کتنا شرمندہ کرو گی محبت کو۔ بکواس بند کرو عشاء، تمہیں حقیقت نہیں پتا۔ تو تم مجھے حقیقت بتاؤ نا زئی، کیوں مجھے سولی پر لٹکا رکھا ہے؟ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر ٹرسٹ کرو۔ وہ ہنسی۔ ٹرسٹ کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں تم نے۔ تمہارا جانا میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، تم نے جانا ہے جاؤ، میں نہیں روکوں گا۔ میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری روز روز کی لڑائیوں سے۔ اچھا ہے، جاؤ گی تو سکون میں رہوں گا۔ محبت ایسا بھی حال کرتی ہے کہ پھول لہجے شعلے بن جاتے ہیں۔ میرے آنسو قرض ہے تم پر زئی۔ کیسے آنسو؟ نہ محرم کے آنسو؟ ایک چیز سرے سے ہے ہی غلط، اس کا کیا گناہ، کیا ثواب؟ جاؤ اور اس بار واپس نہ آنا۔ وہ اچھا لڑکا جو ایک عرصے تک ایک غیر محرم لڑکی سے اپنی بے پناہ محبتوں کا دعویٰ کرتا رہا تھا، آج اس لڑکی کو ایک اچھی بات بتا رہا ہے کہ اچھی لڑکیاں کسی غیر محرم سے محبت نہیں کیا کرتی۔ کتنی آسانی سے وہ سارے گناہ اشنال کے سر تھوپ گیا تھا، کتنی آسانی سے گنہگار ٹھہرا بیٹھا تھا۔ کیا وہ واقعی اکیلی گنہگار تھی؟ کیا زئی اس کے ساتھ اس گناہ میں شریک نہیں تھا؟ یا کیا وہ سب زئی کے لیے جائز تھا؟ کیا نامحرم محبت کا گناہ عورت کے کھاتے میں ہی لکھا جاتا ہے؟ کیا مرد واقعی بڑی جمع ہوتا ہے؟ کئی سوال تھے اس کے پاس، مگر سننے
احتساب کرنے والا کوئی نہیں تھا، مگر پہل اس نے کی تھی، سو اسے مان لیا تھا۔ وہ ایک بری، خراب اور گنہگار لڑکی ہے۔ اس رات وہ دیواروں سے ٹکرے مار مار کر روئی تھی۔ ساری رات وہ اتنا روئی کہ اس کی آنکھیں سوج گئیں، اس کا گلا بیٹھ گیا۔ اس رات اور اس سے آگے آنے والی کئی راتیں وہ سو نہیں سکی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے، مالا تیری سوچ ہی غلط ہے۔ میں نے اسی کو سوچا، یعنی کہ وہ غلط تھا۔